तो बेरोजगारों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय बहुत बेरोजगारी चल रही है। स्वयं प्रसाद मौर्य के आने के बाद इस जिले का ही नहीं कई जिलों का समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना होगा? कहा हमको अब लड़ाई में बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं फाजिल नगर विधानसभा के। आज मेरे साथ एमडी इलियास अंसारी जी मौजूद हैं। ये अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं और राजनीतिक जीवन काफ़ी इनका लंबा रहा। तो आइए मैं इनसे मिलाता हूं। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इलियास अंसारी है। मैं पिता का नाम स्वर्गीय सिब्तुल हसन अंसारी, ग्राम ठाड़ी भार, पोस्ट दुदही और ज़िला कुशीनगर का मैं निवासी हूँ। मैं बचपन से जब 9 में पढ़ रहा था तभी से मैं राजनीति में हिस्सा लेने लगा था और गांव के छोटे मोटे पंचायत युवक मंगल दल के अध्यक्ष के रूप में मैं करता था। तो बचपन से मैं राजनीति में मेरा रुचि है और बचपन से राजनीति करता हूँ। जी, आप सपा में राजनीति किया करते थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप सपा से अलग क्यों हो गए? दुनिया जानती है और पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि 38 साल की सेवा मैंने सोशलिस्ट पार्टी के लिए किया था। लोक दल के ज़माने से लेकर जब लोक दल टूटा, जनता दल बना, तो मैंने जनता दल में युवा जनता दल के तहसील अध्यक्ष के रूप में काम किया। और उसके बाद जब 92 में समाजवादी पार्टी बनी तो 93 में ही मैं लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष नामित हो गया। 95 में मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नामित हुआ। 97 में मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नामित हुआ और 2001 में मैं मेन पार्टी के जिला महासचिव नामित हुआ। और उसी बीच में कुछ दिन के लिए मैं जिला महासचिव योजन सभा भी हुआ था। 11 साल तक मैं समाजवादी पार्टी का महासचिव था, जिले के महासचिव। जिले के महासचिव के पद से हटा तो मैं जिला अध्यक्ष बना दिया गया और मैं 4 साल जिला अध्यक्ष रहा। और जिला अध्यक्ष से हटने के बाद तुरंत मुझे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नामित किया गया। मैं बचपन से इस पार्टी के लिए अपना खून पसीना दिया हूँ। आज आप जिस हालत में मुझे देख रहे हैं, मेरी हालत ऐसी नहीं थी। मैं समृद्धशाली परिवार का रहने वाला हूँ, लेकिन पार्टी में काम करते और पार्टी में रुपया झोंकते झोंकते मैं बिल्कुल कंगाल की स्थिति में आ गया। इस बार माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट देने का भरोसा दिया और जब रथ लेके आए तो उन्होंने रथ में मुझसे कहा कि तुमसे मजबूत कोई नहीं है और आप तैयारी करो, हम आपको लड़ाएंगे। 11 लाख रुपए का सामग्री मैं खरीद के लाया, जितनी पूंजी मेरे पास थी। बाकी मैं सोचा कि लोगों से चंदा मिल जाएगा, पार्टी कुछ दे देगी, कुछ रिश्तेदारों से पैसा लेके चुनाव लड़ जाऊंगा। जो भी मेरी पूंजी थी उसको मैंने पार्टी में लगा दिया। अचानक एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया और कहा कि आप फाजिल नगर छोड़ दो, आप पडौना लड़ जाओ, कसिया लड़ जाओ, हाटा लड़ जाओ। हमने कहा कि मैंने तैयारी पर फाजिल नगर की है और फाजिल नगर लड़ूंगा, न पडौना लड़ूंगा, न कसिया लड़ूंगा और ना ही मैं हाटा लड़ूंगा। आधा से पौन घंटा हमारी उनकी बहुत सौहार्दपूर्ण बात हुई। हमने कहा हमको अब लड़ाई में बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है,
उन्होंने कहा कि चलिए देखते हैं। फिर चलते वक्त कहे कि आप अगर नहीं भी लड़ेंगे तो आपको एमएलसी बना दूंगा, सरकार बनने पर आपको अपने साथ रखूंगा। हमने कहा ये बात आप पिछली बार भी कहे थे लेकिन नहीं हो पाया, हमको टिकट दीजिए, हम जीत के आएंगे। ये कह के मैं निकला तो स्वामी प्रसाद मौर्य अंदर इन कर रहे थे। मैं समझ गया कि कुछ बात गड़बड़ होने वाली है और शाम को 4 बजे तक मेरा टिकट कट गया और इस जिले का एक ही सीट घोषित हुआ फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की। ऐसा कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आने के बाद से शायद आपकी टिकट कट गई। मेरी ही नहीं जी। उस स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद इस जिले का ही नहीं कई जिलों का समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने कुछ गलत समझा दिया था कि मैं आ गया हूँ, अब पिछड़ा और अनुसूचित को बाहर कर आपके खाते में वोट डलवा दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भ्रम में पड़ गए। तमकुही से नंद किशोर मिश्रा का टिकट काट दिए, फाजिल नगर से मेरा काट दिए, राधे श्याम सिंह का हाटा से काट दिए और इसी तरह से उनका क्या नाम है खड्डा से जो विजय कुशवाहा का टिकट लगभग पक्का था वो भी काट दिए। पडौना से बालेश्वर जी के लड़के का पक्का था उसको काट दिए। तो हम इस जिले में 4-5 सीटें जीत रहे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वजह से ये सभी सीटें हार गए। चलिए, उसके बाद से आपने उस पार्टी से अलग हो गए, तो एक सवाल और बनता है कि आप क्यों आए, आने का कारण क्या हुआ आप बीएसपी में? देखिए, मैं टिकट कटने के बाद 14 दिन तक लखनऊ में पड़ा रहा जी। और यह कोशिश करता रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल जाएं और मैं उनसे अपनी बात कह लूँ। बहुत कोशिश किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखते भी थे, हाथ हिलाकर अभिवादन भी करते थे, लेकिन मुझे मिलने का समय नहीं दिया। और 14 दिन में स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार भी हमसे वार्ता नहीं किए। लोगों ने उनसे कहा कि रियाज जी बड़े लीडर हैं और आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। और पहला राउंड वह आए क्षेत्र में तो मेरे गांव में ही मेरे विरोधी के यहाँ गए, मेरे दरवाजे पर नहीं आए। मेरी मनसा, मैं घर पे नहीं आ रहा था, क्या मुंह लेके जाऊं, लेकिन जब अब लोगों का दबाव बना कि आप घर आइए, कब तक लखनऊ में पड़े रहेंगे, तो मैं लखनऊ से घर आया। पहुंचा घर 11 बजे रात को। 10,000 की भीड़ थी यहाँ। उस चौराहा से लेके यहाँ तक सड़क जाम था, बहुत भीड़ थी। उस भीड़ को मुझे हटाने में सुबह 4 बज गए। इतनी भीड़, रोना पीटना, सारे लोग बहुत दुखी थे। बहुत मेहनत से लोगों को हटाया। सुबह 6 बजते बजते फिर 10-15 हज़ार लोगों की भीड़ आ गई। बसपा के लोग भी आ गए और बहन मायावती जी ने रात में जो लाइव लोगों ने दिखा दिया था उसको देख लिया था उन्होंने। उनके समझ में आया था कि ये लड़का बहुत मजबूत है और इसको अगर लड़ाया जाए तो ये चुनाव जीत सकता है। उन्होंने डायरेक्ट हमसे बात किया और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से लड़ोगे? हमने कहा अभी मैं किसी पार्टी से लड़ने का मन नहीं बनाया हूँ, अपने लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। हमारे लोग इजाज़त देंगे तो निर्दल लड़ सकता हूँ या किसी पार्टी से लड़ सकता हूँ। तो वो कहे कि कितना समय आपको चाहिए? हमने कहा 24 घंटा। 24 घंटा का समय मैंने लिया। 24 घंटे के अंदर मैंने अपने लोगों से मीटिंग किया। हमारे लोगों ने कहा कि यदि बहन जी टिकट आपको बिना शर्त देती हैं तो आप ले लीजिए। दूसरे दिन बहन जी का फ़ोन आया, उनके पीएसओ का, क्या निर्णय हुआ? हमने कहा कि बिना शर्त टिकट लेने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा टिकट आपका गोरखपुर आज शाम तक पहुँच जाएगा, आप आके ले लीजिएगा। अब मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। 251 रुपये का केवल मेंबरी जमा किया और बहन मायावती जी ने हमको
सिंबल दे दिया, मैं चुनाव मैदान में उतर गया। जी। अभी देखा जाए जो अपना उत्तर प्रदेश है, इसमें इस राज्य में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो बेरोजगारों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय बहुत बेरोजगारी चल रही है। देखिए, बेरोजगारी तो ये सरकार ऐसी पैदा कर दी कि 2-4 साल और बीतने दीजिए, आप मोटरसाइकिल लेके रास्ता पर चल नहीं पाएंगे। जो युवा हैं उनको रोज़गार जब नहीं मिलेगा तो उनके खर्चे कहाँ से चलेंगे। जी। चोरी, डकैती, राहजनी और भूखमरी, आत्महत्याएं बढ़ेंगी या बढ़ रही हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पूरे 5 साल क्या, पूरे 8 साल में हिंदुस्तान की सरकार से लेकर सूबाई सरकार ने भी 10 लाख भी नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया, बल्कि 40 लाख नौजवानों को नौकरी से बाहर कर दिया। इस प्रदेश में, इस देश में मोदी जी ने कहा था कि जब सरकार हमारी बनेगी हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। लेकिन पूरी तरह झूठ, 1% भी नौकरी उन्होंने नौजवानों को नहीं दिया। बेरोजगारी इस प्रदेश, इस देश में विकराल रूप धारण करती जा रही है। लोग खाने बिना मुहताज होते जा रहे हैं। आदमी के थाली से सारी जो दाल सब्जी की चीज़ें थी गायब हो रही हैं। आदमी किसी तरह पेट भर रहा है। आज के तारीख में मोदी जी या योगी जी दोनों लोगों को अपाहिज बना रहे हैं। जी। एक सवाल और भी उत्पन्न हुआ है महंगाई को लेकर के, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, महंगाई पर तो अब बात करना बिल्कुल हमको बेकार लगता है, क्योंकि महंगाई को नज़दीक से हमने देखा है। मैं खुद बाज़ार करता हूँ, सब्जी खरीदता हूँ, जितनी सामान है मैं खुद खरीदता हूँ। जो सब्जी बाज़ार में 10 रुपया हुआ करता था वो आज 50 रुपया है। आलू मैंने 5 रुपया से अधिक कभी नहीं खरीदा था। आलू 20 रुपया किलो आज के तारीख में अभी बिक रहा है। प्याज का दाम 100 रुपया तक गया था, अभी वापस हुआ है। दाल 70 रुपये से 150-200 पर पहुंच गया। कड़ू का तेल 60 रुपये से 200 रुपया पर पहुंच गया। चाय की पत्ती जो 230 रुपये की थी 470 रुपये की पहुंच गई। खाने पीने से लेकर नहाने धोने के साबुन, सर्फ, सारी ज़रूरत की चीज़ों का दाम आसमान छू रहा है, लेकिन इस सरकार को उस पर कोई विचार नहीं है। पूरी तरह महंगाई से यह देश त्रस्त है और आम लोग महंगाई से इतना त्रस्त हैं कि कोई इसका उपाय समझ में नहीं आ रहा। जी। आरक्षण खतरे में है, इस पे क्या कहेंगे आप? खतरे में नहीं है, ख़त्म हो रहा है। जी। धीरे धीरे आरक्षण को ख़त्म कर दिए। जो बैकवर्ड, अनुसूचित, पहले डॉक्टर, एसडीएम, एमबीबीएस और आईपीएस, आईएएस हो जाते थे, आरक्षण से उनके कोटे को काट कर सामान्य कोटे में भर्ती की जा रही है। और वो भी किस तरह से की जा रही है किसी को पता नहीं है। ये सरकार आरक्षण को ख़त्म करके मध्यम वर्ग को समाप्त करना चाहती है। जी। एक सवाल और भी आपसे है कि आप बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुजन समाज को केवल यही बात कहना चाहता हूँ, अपने अधिकारों को समझो। जी। और ये लोग तुम्हारे अधिकार छीन रहे हैं और 5 किलो गल्ला देकर और 2000 रुपया 4 महीने पर गन्ने का सामान, किसान सम्मान निधि देकर तुम्हारे वजूद को ख़रीदा जा रहा है और तुम्हारी सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं बैकडोर से। अपने अधिकार को समझिए, इस सरकार को हटाइए और हिंदुस्तान में आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में एक ऐसी सरकार बनाइए जो महंगाई को ख़त्म करे,
बेरोजगारी को ख़त्म करें, किसान की समस्या का समाधान करें और ये जितना भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।